हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। वुमेन्स वाले मैच में हमने मैच के इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। इस वाले मैच में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस प्राइड के लिए खेलेगी दोनों टीमें, कुछ भी मिलने वाला है नहीं दोनों टीमों में से किसी को। आखिरी पायदान में दोनों टीमों रही है। जिनके साथ कुछ हो सकता था आज के मैच में डे में वो ख़त्म हो चुका है। वेलिंगटन अगर जीतती या कुछ और होता तो शायद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का चांस बनता, लेकिन कैंटरबरी ने मैच जीत के एलिमिनेटर पक्का कर लिया वही वेलिंगटन के साथ। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए इस मैच में क्या क्या है। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि इस मैच का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। स्पेशली फोकस रखना है रादरफोर्ड के ऊपर। रादरफोर्ड का ये लास्ट मैच है, जैसे कि मैंने लास्ट मैच में बताया कि रखा हुआ था। ये ऑफिशियली इनका लास्ट मैच है और ऑब्वियसली लास्ट होम मैच भी है। तो अगर मैच बहुत टाइट सिचुएशन में नहीं पहुंचती है तो रदरफोर्ड बॉलिंग भी कर सकते हैं। बैटिंग तो वो ओपनिंग आते ही हैं, तो उन पे थोड़ा फोकस रख लेना कल के मैच में, ठीक है। अगर आप ड्रॉप करने की सोच रहे हो तब की मैं बात करूँ, नहीं ड्रॉप करने की सोच रहे हो तब तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। प्रॉब्लम है कि वेदर सही नहीं है कल के मैच में, तो अभी के लिए ये देख रहा है। और डरडिन में ये चीज़ें होती हैं, मैंने वुमेन वाले मैच में बता के रखा हुआ, ये क्लाउडी हमेशा ही रहता है। मैं सालों से देख रहा हूँ, लॉन्गर फॉर्मेट में, शॉर्टर फॉर्मेट में, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाउडी रहते हैं। जब सही भी वेदर रहेगा तब भी क्लाउड कहीं ना कहीं से मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाते ही हैं। लास्ट मैच में भी वही हुआ था, तो यहाँ पे भी बारिश के चांसेस हैं। बाकी देखते हैं, वेदर की बात है, चेंज तो हो ही सकता है। आखिरी पाँच में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और ओटागो 2-2 की बराबरी पर है, एक मैच नो रिजल्ट रहा है। ओटागो के कमबैक्स मोस्ट ऑफ द फिक्सचर में जो है वो फॉक्सट्रोट के आने के बाद हुए हैं, जिसके वजह से लास्ट सीजन में वो एलिमिनेटर तक भी पहुंचे थे। और पिछले सीजन में इन दोनों टीमों के बीच में एलिमिनेटर हुआ था, अगर आपको नहीं पता हो। और वो दोनों टीमें अभी मतलब प्राइड के लिए खेल रही है लास्ट मैच डे में, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है दोनों टीमें। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो क्या क्या हुआ है। यह पहला मैच जो डनडन में ही हुआ है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे बनाया था 191। करंट स्क्वाड में आपको कटने क्लार्क देखने मिल जाते हैं और कोगेलाइन के स्कोर्स हैं, बाकी साइफर्ट अवेलेबल नहीं है। डफी का एक विकेट, ओटागो चेस नहीं कर पाई। लीड करने वाले बॉलरों में से साउदी, बोल्ट, सेंटनर, जो वाकर कोई भी नहीं है। कोगेलाइन खाली है। बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशंस थे। लो स्कोरिंग तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी आराम से यहाँ पे मैच जीत लिया। बैटिंग से भी बहुत बढ़िया स्कोर, बॉलिंग से भी 10 विकेट। अगला मैच ये भी डनडन में हुआ। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने इस बार थोड़ा कम स्कोर बनाया कंपैरेटिवली, लेकिन कटने क्लार्क यहाँ पे भी चलते हुए आपको देखेंगे कूपर के साथ। ये दोनों अभी ओपनिंग कर रहे हैं। कूपर इन मैचेस में नीचे आते थे। ट्राविस मूलर के एक विकेट। ओटागो ने यहाँ पे हालांकि चेस कर लिया रन को, जहाँ पर आपको करंट स्क्वाड मेंबर्स में से फ्रेडी वॉकर देखने को मिल जाते हैं। कुकेलैंड का नाम फिर से रिपीट हो रहा है, बाकी इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मिड रेंज का स्कोर बना था, हाई स्कोरिंग नहीं था, तो चेस कर लिया ओटागो ने। यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा ही स्कोर बनाया था 19 ओवर्स में 155। यहाँ पे भी वही 147 चेस करना था, तो 19-20 ओवर में जाके उन्होंने वो चेस कर लिया। अगला मैच क्वींसटाउन में हुआ। ओटागो के फिर से 8 विकेट। अच्छा, नोटिस करने वाली बात एक है यहाँ पे कि विकेट बराबर गिर रहे हैं ओटागो के काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे नॉर्दर्न के गिरे थे 6, ओटागो के 10। यहाँ पे हालांकि नॉर्दर्न के 8 गिरे। करंट स्क्वाड में बॉलर्स नहीं है जिन्होंने वो विकेट निकाले थे ओटागो की तरफ से। ओटागो के 7 गिरे। यहाँ पे भी ओटागो के 8 विकेट गिरे और 123 रन खाली उन्होंने बनाया। जेक गिब्सन का यहाँ पे आपको स्कोर देखने मिल जाता है। बाकी क्रिश्चियन क्लार्क, सैडनर नहीं है। हैम्पटन, कोगेलाइन, प्रिंगल, इन्होंने विकेट्स निकाले। कोगेलाइन अभी तक इस फिक्सचर में मिस नहीं गए हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बड़े आराम से चेस कर लिया, हालांकि जिन्होंने चेस करने में मदद करी थी वो नहीं है। और फॉक्स क्लब के आने के बाद भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ। फिनी के भी विकेट्स थे जो अवेलेबल नहीं है, और लॉक्रोस का एक विकेट। लास्ट मैच जो हुआ था इस ग्राउंड पे, जो कि एलिमिनेटेड था, ठीक है, और ये पिछले सीजन का भी लास्ट मैच था ऑब्वियसली। 18 ओवर में 199 बना दिया था यहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने। दोनों बार जो उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करा है इस ग्राउंड पे, जो 3 मैचेस खेले हैं, वैसे तो हमें डनडन के ज़्यादा मैचेस मिलते नहीं है, लेकिन इस फिक्सचर में हमें 3 मैचेस मिल गए हैं। उनमें से 2 बार जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बैटिंग फर्स्ट करा, बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया। एक नहीं, तीनों ही बार शायद बैटिंग फर्स्ट करा, हाँ, उनमें से 2 बार उन्होंने बड़ा स्कोर बनाया। यहाँ पे भी 199 और यहाँ पे भी कटने क्लार्क का स्कोर है। कटने क्लार्क काफ़ी कंसिस्टेंट दिख रहे हैं। बाकी हैम्पटन के स्कोर्स हैं, हाईफर्ट नहीं है, बेकर नहीं है, लॉक्रोस का एक विकेट। ओटागो ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, आप कह सकते हैं। 15 ओवर में 160, बुरा स्कोर नहीं है। फॉक्सट्रोट आपको दिख जाते हैं। बाकी ल्यू जॉनसन, फिनी अवेलेबल नहीं है। बाकी बॉलरों में से प्रिंगल, हैम्पटन के यहाँ पे स्कोर्स आपको परफॉर्मेंसेज देखने मिल जाते हैं। बॉलिंग से भी बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है। वैगनर भी नहीं है, जो वाकर भी नहीं है। लास्ट मैच जो था दोनों टीमों के बीच में वो इसी ग्राउंड पे, मतलब इस सीजन में जो हुआ था, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे हुआ था बैटिंग कोलैप्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इस फिक्सचर में आखिरी 5 मैचेस में हमें बैटिंग कोलैप्स देखने मिला।
और वो भी ओटागो की बॉलिंग से, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। लेकिन चलो, डफी ने यहाँ पे लीड किया था। डफी के आपको इस फिक्चर में रिकॉर्ड देखने मिल जाते हैं। गिब्सन की बॉलिंग भी काम पे आई थी। साइफर्ट और सैडनर जो दोनों अवेलेबल नहीं है, इनके बदौलत तभी ये रन बने थे, नहीं तो करंट स्क्वाड में से किसी ने रन नहीं बनाया। बाकी लॉक्रोस के नाम हमने थोड़े बहुत देखे हैं, मुलर के भी नाम देखे हैं, ग्लेन फिलिप्स भी अवेलेबल नहीं है। ओटागो ने बड़े आराम से चेज कर लिया। फॉक्सक्रोफ्ट के रन है, फॉक्सक्रोफ्ट के आने के बाद चीज़ें बदली, मतलब है फॉक्सक्रोफ्ट के परफॉर्मेंस तो आए हैं, भले ही रिजल्ट्स नहीं गए हैं इस फिक्चर में। मोस्ट ऑफ द फिक्चर में हम तो ओटागो के सपोर्ट में रिजल्ट भी जाते हुए देखते हैं, यहाँ पर रिजल्ट नहीं गए हैं उनके सपोर्ट में, लेकिन उनके परफॉर्मेंस तो आए हैं फॉक्सक्रोफ्ट के। बाकी ग्लेन फिलिप्स के हैं, प्रिंगल काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, कंसिस्टेंट विकेट्स में है। कुगलैंड यहाँ पे नहीं चले थे। ठीक है, तो ये जो लास्ट मैच था, ये मैच में हमें बैटिंग कोलैप्स देखने मिला जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से था। नहीं तो उसके पहले तक तो नॉर्दर्न की बैटिंग काफ़ी अच्छी रही थी। स्पेशली कैटन क्लार्क का यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, उनके बड़े स्कोर्स हमें देखने मिले हैं। हमें जनरली डनाडिन में ज़्यादा मैचेस देखने नहीं मिलते हैं, लेकिन इस फिक्चर में आखिरी 5 जो कंप्लीटेड मैचेस हैं, उनमें से 3 मैच अपने को डनाडिन का मिल रहा है, इंक्लूडिंग पिछले सीजन का एलिमिनेटर जो था। तो आप समझ रहे हो, एलिमिनेटर भी ओटागो को अपने घर पे खेलने का मौका मिला था। मतलब वो किस पोजीशन पे ख़त्म करे थे पिछले सीजन में, और अभी वो कहाँ पे पहुँच गए। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है। बाकी अगर हम डोनाल्डिन वाले मैचेस को फोकस में रखें तो हमें 3 मैचेस मिलेंगे। पहला मैच ये था, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बना था 191, कैटन क्लार्क, कुगलैंड, डफी, और यहाँ से बॉलरों में से भी कुगलैंड का नाम था, और लगभग हाई स्कोरिंग इनकाउंटर था। ओटागो की बैटिंग भी अच्छी ही थी। 18 ओवर में 192 आप टारगेट चेज कर रहे हो, 155 बनाया है, तो बुरा नहीं है। हालांकि वो चेज नहीं कर पाए, वो ऑल विकेट डाउन हो गए। अगला मैच डनाडिन का, यहाँ पे भी कैटन क्लार्क का स्कोर था, लेकिन नॉर्दर्न ने यहाँ पे थोड़ा कम स्कोर बना था कंपैरेटिवली। ट्राविस मुलर करंट स्क्वाड मेंबर्स में से जिनकी 1 विकेट, और कुगलैंड, फ्रेडी वॉकर, ये 2 नाम हमें मिले थे। ओटागो ने यहाँ पे चेज कर लिया था। और तीसरा मैच जो था, यहाँ पे भी कैटन क्लार्क का स्कोर है, और अच्छे स्कोर हैं, हाईएस्ट स्कोर थे वो, हर स्कोरर थे वो टीम के होकर। 18 ओवर में 199, मतलब 20 ओवर का होगा, पता नहीं कहाँ तक पहुँचा था रन। बाकी लॉक्रोस के परफॉर्मेंस है, ओटागो चेस नहीं कर पाई, लेकिन बल्लेबाजी उन्होंने भी अच्छी करी। ओटागो की बैटिंग यहाँ पे बुरी नहीं हुई है अभी तक एक भी फिक्चर में। अगर आपने नोटिस करी होगी, वो भले ही मैच हार गए होंगे, नोटिस करो, देखो ये वाला मैच था, यहाँ पे वो मैच ज़रूर हार गए होंगे, लेकिन 18-19 ओवर में 155 रन उन्होंने बनाए थे। अगर विकेट साथ में रहे तो शायद रन रेट भी और अच्छा होता। बुरा नहीं था बैटिंग, यहाँ पे छोटा टारगेट था तो उन्होंने चेस कर लिया। यहाँ पे ये मैच में थोड़ा कम स्कोर उन्होंने बनाया, ऑल आउट नहीं हुए थे लेकिन फिर भी, लेकिन कम स्कोर बनाया। यहाँ पे भी बल्लेबाजी अच्छी करी थी, 15 ओवर में 160, और लास्ट मैच में भी उन्होंने इजीली चेस करा। तो अभी तक वो कोई कोलैप्स उनका नहीं हुआ है। एक मैच में थोड़ा कम स्कोर था, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से कोलैप्स हुआ था, 128 पर वो ऑल आउट हो गए थे। ओटागो का आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि लड़खड़ा गए होंगे, लेकिन कोलैप्स इस फिक्चर में नहीं हुआ है। कुछ प्लेयर्स के हमने नाम देखे हैं, फॉक्सक्रोफ्ट का नाम तो आपको दिखता ही है मोस्ट फिक्चर में, वो यहाँ पे भी है, और स्पेशली डनाडिन के ग्राउंड पे वो अच्छा करते भी हैं। कैटन क्लार्क के नाम हमें दिख रहे हैं, इतना कॉन्सिस्टेंट वो जनरली दिखते नहीं है, लेकिन उनके नाम है। कुगलैंड, प्रिंगल के भी हमने नाम देखे हैं, और एनीवेज में ये मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स परसेंटेज प्लेयर हैं। ठीक है, समराइज में आ जाएंगे तो साइफर्ट का नाम मिलेगा। इस फिक्चर में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। लास्ट हेड टू हेड में भी जब टीम फंसी भी हुई थी तब भी उन्होंने रन बनाए थे। वो अवेलेबल नहीं है हालांकि, और तो कोई यहाँ पे खास नहीं है। अच्छा, डफी का लास्ट मैच में 4 विकेट था, नहीं तो उसके पहले तक 11 मैच 12 विकेट उनका था, लेकिन लास्ट मैच में 4 विकेट लेने के बाद डफी के भी फिगर्स अच्छे दिख रहे हैं। तो ये हो गई बातें जो हम करना चाहते थे हेड टू हेड से। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। लास्ट मैच ओटागो का जो था वो उन्होंने इसी ग्राउंड पे खेला था, तो अभी देख रहे हैं कि इस ग्राउंड पे क्या क्या हो रहे हैं और कुछ अलग परफॉर्मर अपने को देखने मिल रहे हैं या नहीं। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे आपको कुछ स्पिनर्स के नाम मिल सकते हैं, लेकिन डनाडिन के कंडीशंस को देखकर ये बहुत मुश्किल होता है बहुत मैचेस में कि स्पिनर्स को ढंग से बॉलिंग करने मिल जाए। लास्ट मैच में भी यही हुआ था, पहले इनिंग्स पे वेदर सही था, धूप वगैरह लगी हुई थी, तब स्पिनर्स ने बॉलिंग भी करे और विकेट्स भी निकाले। ठीक है, लेनॉक्स के हमने बात करे थे, आपको याद होगा। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में क्या हुआ कि क्लाउड आ गया कहाँ से तो, और स्पिनर को मतलब विकेट मिलना तो दूर की बात, उनको बॉल ही नहीं दी गई। जो लॉक्रोस उनके मेन स्पिनर हैं, उनको बॉल ही नहीं दी गई। उनकी जगह पे जॉर्जसन जो पार्ट टाइम पेसर के तौर पे शायद खेल रहे थे, ओपनिंग कर रहे थे, उनको 4 ओवर की बॉलिंग मिल गई और उन्होंने 1 विकेट भी निकाला। ठीक है, तो ये चीज़ें डनाडिन में होती है। अगर आप नए व्यूअर हो तो आपको शायद ना पता हो, लेकिन अगर आप काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे होंगे न्यूजीलैंड डोमेस्टिक क्रिकेट, आपको पता होगा डनाडिन में ये चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए तैयार रहना। हालांकि कुछ स्पिनर्स के नाम मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ स्पिनर्स के नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लॉक्रोस ऑब्वियसली उनमें से एक है। तो पहला मैच देखो, 120 रन बनाया था। लॉक्रोस के 2 विकेट हैं, जेक गिब्सन का 1 विकेट, और ओटागो ने चेस कर लिया। इजीली ही कह सकते हैं आप, लास्ट ओवर तक भले ही मैच गया हो। फॉक्सक्रोफ्ट के रन है, पेसर्स का यहाँ पे अपर हैंड। अगला मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच था। मुलर बॉलिंग फर्स्ट बेहतर करते हैं, इनिंग्स आप उनको ले सकते हो किसी भी इनिंग्स में, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट उनके रिकॉर्ड बेहतर होते हैं। बाकी गिब्सन यहाँ पे 30 रन, यहाँ पे भी 1 विकेट निकाला था उन्होंने।
बैटिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं था, यहाँ पे बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन 30 रन। बाकी फर्स्ट स्कोर रिपीट हो रहे हैं। लॉ क्रॉस बॉलिंग से ना चले तो बैटिंग से कर दिखाया। और रदरफोर्ड स्पिनर्स आप देख सकते हैं कि दूसरे से 5 विकेट निकाला। तो अगर नॉर्मल कंडीशन रहती है, धूप रहता है ग्राउंड पे, तो स्पिनर्स का यहाँ पे काम रहता है, क्योंकि ग्राउंड लंबा है। स्पिनर्स को हिट करने के चक्कर में विकेट दे जाते हैं जो बैट्समैन होते हैं। लास्ट मैच में भी हमने ये चीज़ नोटिस करा था। लेकिन वही बात है कि धूप भी आनी चाहिए, नॉर्मल कंडीशन भी होना चाहिए। जहाँ पे क्लाउडी हो, मॉइस्चर रहे ग्राउंड ज़्यादा, तो वहाँ पे स्पिनर्स को क्या ही हेल्प मिल सकता है। अगला मैच यहाँ पे भी आपको गिब्सन और फॉक्सट्रोट दिख जाते हैं। पेसर्स का अपर हैंड और कैंटरबरी ने चेस कर लिया, कुछ भी खास बॉलिंग से रेजिस्टेंस नहीं, और काफ़ी इजीली चेस हो गया। यहाँ पे पिछले सीजन का लास्ट जो आपने एलिमिनेटर देखा था हेड टू हेड का, वहाँ पे भी हमें काफ़ी हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिले। लॉक रोज के यहाँ पे भी विकेट थे, फॉक्सट्रोट के यहाँ पे भी रन थे, पेसर्स का अपर हैंड था और स्पिनर्स के कुछ विकेट। तो अभी तक पिछले सीजन तक जो हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पे रन तो देखो बन जाते हैं, ठीक है। 18 ओवर में 190 रन बना रही है टीम, मतलब बहुत बड़ी बात है। हालांकि शायद इतना भी ना बने, लेकिन 170 180 तक तो आप सोच ही सकते हो। यहाँ पे भी 166 17 ओवर में जाके चेज हो गया। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 188 लास्ट ओवर में जाके चेज हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी चेज हुआ, 121 का टारगेट था। तो चेस तो देखो हो जाता है, छोटे मोटे रन बना के तब उम्मीद रखोगे ही नहीं। बड़े स्कोर्स भी यहाँ पे डिफेंड कर पाना मुश्किल होता है अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिन अटैक नहीं है तो। लास्ट मैच जो इसी दिन का मैच है और इसी दिन का पहला मैच था इस ग्राउंड पे, वहाँ पे क्या हुआ देख लेते हैं। ओटागो ने काफ़ी कम स्कोर बनाया 139 का, लेकिन उसको भी चेस नहीं करने दिया। और पहले इनिंग्स में 5 में से 4 विकेट स्पिनर्स ने निकाले। तो स्पिनर्स का रोल यहाँ पे आता है, समझ सकते हो आप, नॉर्मल कंडीशन अगर रहे तो। रदरफोर्ड, फॉक्सट्रोट, ये नाम हम पहले भी देख चुके हैं। जॉर्जेसन ने भी अच्छे स्टार्ट्स लिए थे, उन्होंने कुछ रन बनाए थे। और थॉर्न पार्क्स काफ़ी स्लो खेला था, इन्होंने 25 रन बनाने के लिए 28-29 गेंद दिए थे शायद, लेकिन रन उनके थे। और काफ़ी मुश्किल दिख भी रहा था पहले इनिंग्स में। पेसर्स जब तक वो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा था, बहुत मुश्किल दिख रहा था मैच, लग नहीं रहा था कि यहाँ पे इतने रन बन जाएंगे। लेकिन 139 जब बना तब लगा कि ये रन कम है। लेकिन जब ओटागो बॉलिंग कराने आई अपने स्पेल में, उनके भी पेसर्स को बहुत हेल्प मिलने लगा था। लेकिन जो फ़ायदा स्पिनर्स को मिल सकता था, ओटागो के स्पिनर्स को, अगर वेदर कंडीशन सही रहता तो वो फ़ायदा उनके स्पिनर्स को नहीं मिला। उनके स्पिनर को बॉलिंग ही नहीं मिली, लेकिन काम कर दिखाया पेसर्स ने और इतने कम स्कोर को भी उन्होंने डिफेंड कर दिया। जीत तो नहीं पाए वो, लेकिन हारे भी नहीं। जॉर्जेसन, मुलर, हेजलटैन के विकेट्स थे और डफी, गिब्सन, ये 2 नाम अपने ऊपर भी देखे हैं। डफी बेहतर करते हैं बॉलिंग सेकंड में, इनके परफॉर्मेंसेस थे, ठीक है। तो जो हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे, देखो हाई स्कोरिंग ग्राउंड तो ये है, ठीक है, रन हमें बनते हुए देखा है। लेकिन स्पिनर्स का एक रोल है, वो भी हमने देखा है। स्पिनर्स को यहाँ पर विकेट मिलते हैं, लास्ट मैच में भी हमने वो चीज़ नोटिस करी है। लेकिन लास्ट मैच में ओटागो ने जो करके दिखाया वो भी एक्सप्लेनेशन डिजर्व करता है। हमने ये भी देखा है कि सेकंड इनिंग्स में शुरुआती 5-6 ओवर से बॉल बहुत स्विंग हो रहा था, उसका हेल्प लिया है ओटागो के पेसर्स ने, और स्पिनर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो दोनों ही चीज़ें हमें देखने मिली है। एक, रन भी यहाँ पे बन सकते हैं। दूसरा ये, अगर वेदर कंडीशन सही रहे तो बॉलर्स के लिए भी यहाँ पे फ़ायदा है, स्पेशली पेसर्स के लिए। स्पिनर्स के लिए उतना हेल्प तो नहीं है, लेकिन ये ग्राउंड क्योंकि बड़ा है तो हिट करने के चक्कर में, मिस टाइम करने के चक्कर में बल्लेबाज विकेट्स देके जाते हैं, ये एक चीज़ है, ठीक है। तो एनीवेज आपके लिए पेसर्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। बाकी जो स्पिनर्स उतना पेस वैरी करते हैं या स्ट्रेटर लाइन से बॉलिंग कराते हैं, ऐसे स्पिनर्स को यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। ओटागो की तरफ से हमने लॉक्रोस का नाम देखा है, लास्ट मैच में हमने लेनॉस के बारे में बताया था, उनका भी वही सीन है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। कुछ नाम हमने ग्राउंड से भी देखे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हेड टू हेड में भी हमने कुछ नामों को नोटिस किया था। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। कोई मेजर चेंज की उम्मीद मुझे नहीं है। कुछ एक्सपेरिमेंट अगर कोई टीम करना चाहे तो अलग बात है, जैसे कि यहाँ पे जैक गिब्सन को स्क्वाड में रखा गया है, उनको खेलने का मौका मिल सकता है। नॉर्दर्न की तरफ से एक प्लेयर का जो रिकॉर्ड है वो है कर्टने क्लार्क, इनके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं। बाकी देखो किसी के रिकॉर्ड्स नहीं है। कूपर के तो रोल भी पहले बहुत अलग होते थे, तो उनका रिकॉर्ड तो क्या ही रहेगा। रवाल जो पहले 2-3 मैच में उन्होंने फॉर्म दिखाया था, उसके बाद बिल्कुल शांत से पड़ गए, ना तो फील्डिंग से वो कैचेस पकड़ रहे हैं, ना तो रन बन रहे हैं उनके। उसके बाद ये मैकग्रेगोर समटर शायद इनका नाम है, ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, मेरे को नहीं पता। कोई सवाल पैदा नहीं होता इनके बारे में। तो बोकॉक और मैक्स काउ या मैक्स चू, जो भी नाम है, कीपिंग में आपको ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। ऑब्वियसली मैक्स काउ को आप वो सिलेक्ट करोगे, वो बेहतर कीपर हैं। हैम्पटन, कुगेलाइन, इन दोनों के परफॉर्मेंसेस हैं, और प्रिंगल के भी परफॉर्मेंस है। प्रिंगल भी उन बॉलरों में से आते हैं जो स्ट्रेटर लाइन में बॉलिंग कराते हैं और ज़्यादा स्पिन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और सबसे बड़ी बात ये बैटिंग कर सकते हैं, तो उनको तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और काफ़ी लोगों के वाइस कैप्टन भी ये हो सकते हैं। तो आपके लिए जो कोर बना सकते हैं इस मैच में, रिकॉर्ड्स और सारी चीज़ों को देख के, वो होंगे हमारे लिए कर्टने क्लार्क, हैम्पटन, कुगेलाइन और प्रिंगल। ये 4 हमारे कोर पे रहेंगे।
इसके अलावा कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर उसकी बात हम करें, फ्रेडी वॉकर आप कंसीडर कर सकते हो, ये बैटिंग भी कर लेते हैं और जहाँ जहाँ पे बैटिंग पे मौका मिला है इन्होंने रन बनाया है। और ये भी उन बॉलरों में से है जो इनके पास ज़्यादा स्पिन नहीं होता है, ठीक है, ये भी थोड़ा डिफेंसिव, लेकिन ये एक ही है कि डिफेंसिव माइंडसेट के साथ बॉलिंग कराते हैं। क्रिश्चियन क्लार्क एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर शुरुआती क्षणों में इनको बॉलिंग मिलता है। और ये स्विंग की बात अगर हो तो इनके पास हाथ में स्विंग है, बैटिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। बैटिंग में तो देखो मुझे कोई दिख नहीं रहा नॉर्दर्न की तरफ से, इस तरह में इनकी बैटिंग एनीवेज खराब ही रही है, तो हम किसी को भी उतना हाइप नहीं कर सकते, ना ही रिकॉर्ड किसी के है, तो हम ऐसा कुछ बता नहीं सकते। बाकी ये दो नाम हम निकाल सकते हैं क्रिश्चियन क्लार्क और वॉकर के रूप में। एक है जैक गिब्सन, के बारे में बता सकता हूँ मैं। जैक गिब्सन अगर खेलते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छे स्विंगर ऑफ द बॉल है, दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं। अगर ये खेलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो एक्स्ट्रा बॉलर अगर आपको चाहिए होगा नॉर्दर्न की तरफ से, जो शायद आप लोगे भी नहीं, लेकिन अगर लेते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। ओटागो की तरफ से जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपके टीम में होंगे, रदरफोर्ड मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, कल के मैच में रिकॉर्ड भी बुरे नहीं है बहुत, बिल्कुल रखा जा ही सकता है। गिब्सन, फॉक्सट्रोट, मैक्स काउस है डिफ़ॉल्ट कीपर होंगे, ये चार आप नहीं छोड़ने वाले। और नीचे आ जाओगे तो डफी, ये पांच प्लेयर्स को तो आपको रखना है। एनीवेज ओटागो की तरफ से प्लेयर्स आपको ज़्यादा ही रखने पड़ेंगे, आप जब टीम बनाने जाओगे समझ आ जाएगा आपको। इसके अलावा जो प्लेयर्स होंगे, ट्राविस मुलर एनीवेज आप उनको रख सकते हो, ठीक है। हेजलटाइन एक बहुत ही सही ऑप्शन है, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों ही जगह पे इनको लिया जा सकता है। लास्ट मैच में भी ये काफ़ी सही बॉलिंग करा रहे थे। थोड़ा इनका जो होता है कि पहला स्पेल इनका बहुत अच्छा जाता है, 2-3 ओवर जो मिल जाता है पहले स्पेल में, उसके बाद ये थोड़े भटक जाते हैं। नए बॉल के साथ ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। कल के मैच में भी अगर वो वेदर कंडीशन सही रहा तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और नहीं तो लॉक्रोस वो स्पिन से ऑप्शन है। तो कोर पे हमारे लिए ये टॉप 4 है। और डफी, ये 5 प्लेयर्स के कोर हम बनाएंगे। इसके अलावा लॉक्रोज, हेजलडाइन, मुलर, इन तीनों में से किसी दो को लेके आप खत्म कर सकते हो अगर आपको ओटागो की तरफ से ज़्यादा प्लेयर लेने हैं तो। कैप्टन मैसूर चॉइस की बात करें तो फिलहाल परसेंटेज कुगेलन और हैम्पटन के हैं। कुगेलन हर मैच में कुछ ना कुछ बैटिंग से कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, बॉलिंग से तो नहीं कर पाए हैं रिसेंट टाइम्स में। एक जो मैच था मेरे ख्याल से वेलिंगटन के अगेंस्ट में, वहाँ पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी। उसके बाद से ना तो इनके पूरे ओवर कराए जाते हैं ना तो वो होता है। और हैम्पटन को भी ढंग से बॉलिंग मिल जाती है, विकेट ले रहे हैं। बैटिंग से हालांकि इनकी कोई कंट्रीब्यूशन उस तरीके से नहीं है। उसके बाद प्रिंगल, यही जो है थोड़ा बहुत बॉलिंग बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी तो किसी का परफॉर्मेंस नहीं है। रवाल का परसेंटेज अभी भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पहले 2-3 मैच के बाद इनका ही परफॉर्मेंस नहीं आया है। कटने क्लार्क क्यों मैंने बताया है, आपको समझ सकते हो रीज़न क्या है। और फ्रेडी वॉकर का भी मैंने बता दिया। ओटागो की तरफ से फॉक्सट्रोट, गिब्सन, ये कॉम्बिनेशन के साथ लोग जा सकते हैं और इन दोनों को कैप्टन भास्कर भी मेजोरिटी ऑफ द जनता बना सकती है। उसके बाद रदरफोर्ड, अगर मैच टाइट सिचुएशन में नहीं रहा और ओटागो को बॉलिंग मिल गई सेकंड इनिंग्स में, तो इनको बॉलिंग मिल सकती है एक आध ओवर की, क्योंकि ये फाइनल मैच खेल रहे हैं अपना। और वैसे भी इस मैच का कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं, तो क्या पता एनीवेज इनको बॉलिंग दी जाए। और उसके बाद डफी, रिस्की में हेजलडाइन, मुलर और वो मैं लॉक्रोस का मैंने बता दिया, जिन तीनों में से आप किसी दो को ले सकते हो अगर ओटागो की तरफ से ज़्यादा प्लेयर लेने हैं तो। और मैक्स काउ मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कीपर हो जाएंगे। अच्छा, एक नाम मैंने मिस कर दिया था प्लेइंग लेवल पे, मुझे माफ़ करना, वो है जॉर्जसन का। जॉर्जसन ओपनिंग कर रहे हैं और उनको लास्ट मैच में 4 ओवर की बॉलिंग भी मिली थी, तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। और मैंने जब वो पता नहीं था वो खेलेंगे या नहीं, तब भी मैंने बोला था कि अगर ये बंदा खेलता है और बैट फर्स्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उनकी तरफ देख सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इन चारों ऑलराउंडर्स को रखा है स्मॉल लीग में, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे ये 4 मेरे लिए सेफर ऑप्शंस हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जॉर्ज जैसन अच्छे ऑप्शन हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। ओपनिंग तो आ ही रहे हैं, बॉलिंग कुछ मिले ना मिले 2 ओवर तो मुझे फिर भी लग रहा है पक्का मिल जाएगा, और ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये 5 ऑलराउंडर्स आपके लिए होंगे। इसके जॉर्ज जैसन के अलावा बाकी 4 रेस्ट्रिक्शन वाले साइड से मेरे लिए डिफ़ॉल्ट होंगे, ठीक है। बैटिंग में मैंने 2 ऑप्शंस को रखा है, इन दोनों को। तीसरे बैटिंग ऑप्शन के लिए आपके पास क्या क्या है, रवाल है, हेनरी कूपर है और थॉर्न पार्क्स हैं, जिनको आप ले सकते हो। इनमें से रवाल का परसेंटेज ज़्यादा है, लास्ट मैच है सीज़न का और एक्सपीरियंस प्लेयर तो है, फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं, तो परसेंटेज देख के जाना है तो रवाल के साथ जा सकते हो या फिर कूपर के साथ भी जा सकते हो। इनको कभी कभी बॉलिंग मिल जाती है तो वो कुशन वो दे सकते हैं आपको। बाकी ऑब्वियसली कोई भी ऐसा कोई प्रायोरिटी देने वाले बात वो नहीं है। और जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पे आप शायद किसी को भी ना लो उन बाकी बैट्समैनों में से। बॉलरों में से मैंने इन दोनों को रखा है। डफी के तो इनिंग्स रिकॉर्ड अच्छे हैं ही और प्रिंगल बैटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस होंगे, ओटागो के ज़्यादा ऑप्शन है, मुलर है, हेजलडाइन है, लॉक्रोज है। हेजलडाइन लॉक्रोज के परसेंटेज बहुत कम दिख रहे हैं, लॉक्रोज को लास्ट मैच बॉलिंग भी ना मिली थी, लेकिन ये दोनों ही अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। हेजलडाइन को भी आप एनीवेज ले सकते हो, शुरुआती क्षणों में अगर स्विंग मिलती है तो ये बहुत खतरनाक बन सकते हैं। और लॉक्रोज का तो आपने देख ही दिया, बाकी बैटिंग कर सकते हैं। वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि लॉक्रोज को बॉलिंग मिलेगी या नहीं। मुझे नहीं लगता कि लगातार 2 मैच ऐसा जाएगा जहाँ पे लॉक्रोज को बॉलिंग नहीं मिलने वाली है, तो बिल्कुल कंसिडर करने वाला ऑप्शन तो है।
कैप्टन मैथ्यू चॉइस की बात करें तो फॉक्सट्रोट गिब्सन के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। गिब्सन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट बेहतर करते हैं। इस सीजन में उनका बैटिंग भी नहीं चला, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रीज़न है कि ओटागो इस सीजन में एलिमिनेटर तक पहुंच नहीं पाई। और फॉक्सट्रोट के तो परफॉर्मेंसेस रहे ही हैं इस फिक्चर में, इस ग्राउंड पे भी उनके रन हैं। लास्ट मैच में रन बनाया था उन्होंने, थोड़ा स्ट्रगल किया था शुरुआती क्षणों में, लेकिन उसके बाद मोमेंटम गेन कर लिया था। जॉर्जेसन एक पंट हो सकते हैं आपके लिए, पता नहीं उनका क्या रोल होगा कल के मैच में, फिर से 4 ओवर की बॉलिंग मिलेगी या नहीं, लेकिन हाँ अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। नॉर्दर्न की तरफ से कुगेलाइन, हैम्पटन, इन दोनों के रिकॉर्ड्स हैं, तो ये दोनों तो है। ये चारों ही ऑलराउंडर्स जो हैं, जो मैंने इनिशियली ले रखे थे जॉर्जेसन को छोड़ के, वो आपके लिए स्मॉल लीग में अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन मेरा प्रायोरिटी जो है वो फॉक्सट्रोट और गिब्सन के साथ पहले होगा, उसके बाद कुगेलाइन। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।